हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लालविन प्रजापति और मैं आपका स्वागत करता हूं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के एपिसोड नंबर 2 में। हमें उम्मीद है कि आपने एपिसोड नंबर 1 देखा होगा। अब हम इस चैप्टर का एपिसोड नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। एपिसोड नंबर 2 शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने एपिसोड नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एपिसोड नंबर 1 में हमने इन टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें से पहला टॉपिक है प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रकाश जो है ये ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश एक विकिरण है जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, परंतु हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी कि प्रकाश की वजह से ही हम इस विश्व की सुंदरता को देखते हैं, या फिर और भी कोई चीज आप जो देखते हैं जो आपको पसंद है, तो उसके पीछे लाइट बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है, बट हमने यह भी सीखा था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, यानी कि प्रकाश में तरंग का गुण होता है। प्रकाश एक तरंग की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के बेसिकली 2 नियम आपको बताए गए थे। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम एपिसोड नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो हम जान लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक को आसानी से पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विसरित परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं और डिटेल में चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि विसरित परावर्तन। जैसा कि वर्ड आपको बता रहा है, तो विसरित, विसरित का मतलब क्या होता है। इस वर्ड से हमको फीलिंग आ रही है कि विसरित का मतलब फैलने से है। तो विसरण का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कमरे में आप अगर कोई गैस छोड़ दें, तो वो गैस क्या करेगी, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। यानी कि यूं कह लें कि इस गैस का क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है कमरे के अंदर। उसी तरीके से अगर आप किसी पानी के अंदर कोई कलर डाल देते हैं, तो वो कलर धीरे धीरे करके पूरे पानी में क्या होता है, फैल जाता है। यानी कि उस कलर का क्या होता है, उस पानी में विसरण हो जाता है। तो यहाँ पर विसरण से क्या मतलब है कि जो प्रकाश होता है जब किसी खुरदरे सतह से टकराता है, किसी खुरदरे सतह से टकराता है, तो वो जो प्रकाश होता है वो विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाता है, फैल जाता है। तो प्रकाश का किसी खुरदरे सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की घटना को हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन हमारा बहुत मदद करता है। यह हमको चकाचौंध से बचाता है। जब कभी आप ट्रेवल कर रहे होते तो आप देखते हैं कि सामने से जब गाड़ियां आ रही होती हैं रात के समय में, उनकी जब लाइट जलती है और हमारी आंखों पर चकाचौंध हो जाता है, अचानक हमको चीजें दिखाई नहीं देने लगती हैं। तो उस चीज से हमको यह विसरित परावर्तन बचाता है। तो विसरित परावर्तन में बेसिकली होता क्या है कि ये जो खुरदरी सतह होती है, ये खुरदरी सतह विभिन्न प्रकार के समतल सतहों से मिलकर बना होता है। आप किसी खुरदरी सतह की बात करेंगे तो खुरदरी सतह का मतलब उसमें इस तरीके से खुरदरापन होगा। तो इसके एक छोटे से अवयव की बात करेंगे तो यह एक समतल सतह होगा। अब विभिन्न प्रकार के यहाँ पर समतल सतह का एक समूह हो गया, खुरदरा सतह। अब ये जो इसके ऊपर जो समतल सतह है, ये क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करके विभिन्न दिशाओं में इसको फैला देते हैं, जिससे हमको चकाचौंध कम होता है और हमें विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो अखबार के पेज होते हैं उनको खुरदरा बनाया जाता है, ताकि उसके छोटे छोटे अक्षरों को आप आसानी से क्या कर सके, पढ़ सके। साथ ही साथ दीवारों से जो परावर्तन होता है वो भी क्या होता है, खुरदरा सतह होता है। वहां से भी परावर्तन कौन सा होता है, विसरित परावर्तन होता है। तो विसरित परावर्तन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हमको चकाचौंध से बचाता है। और ज्यादातर वस्तुओं से जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन ही होता है। अगर परावर्तन आपका चिकने सतह से होगा तो उससे चकाचौंध ज्यादा होगा, और चकाचौंध होने की वजह से वो चीजें आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं
तो अचानक से जब लाइटें जलती हैं व्हीकल की तो हमको चकाचौंध हो जाता है। या फिर अभी आपके आंख पर कोई अचानक से टार्च जला दिया जा तो भी वहां पर क्या हो जाता है, चकाचौंध हो जाता है। तो विसरित परावर्तन जो होता है वो हमको चकाचौंध से बचाता है और वस्तुओं को साफ देखने में मदद करता है। तो आई होप आपको विसरित परावर्तन समझ में आया होगा। इसकी डिफिनीशन को आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रकाश का किसी खुरदरे सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की घटना को विसरित परावर्तन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज, और इमेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहते किसे हैं, तो यहां पर जब किसी वस्तु से या जब किसी बिंदु से किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात वो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम क्या बोल देते हैं, प्रतिबिंब बोल देते हैं। तो प्रतिबिंब की ये परिभाषा हो गई। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और एक हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, अगर किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी कि उनको मिलाने के लिए आपको इफर्ट्स नहीं करना पड़ता, वो वास्तव में एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका केवल आप फोटो खींच सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब आपका दर्पण में बनेगा। अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे दर्पण, तो दर्पण में ज्यादातर आपके वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे जहां पर किरणें वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और उसमें आभासी प्रतिबिंब भी आपको बनते हुए दिखेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब के केस में, अथवा मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है आभासी प्रतिबिंब के केस में, तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समतल दर्पण। तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है, यानी कि फ्लैट होती है, और इसकी एक सतह पर कलई किया हुआ था। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, ये कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल समतल होता है, और इसकी दूसरी सतह पर क्या होती है, कलई की होती है। हमारे घर में जो दर्पण लगा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, अपने बाल को संवारते हो, वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि यह आपका एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के सामने अगर कोई मान लीजिए इसके सामने आप d दूरी पर, इसके सेंटर से d दूरी पर कोई वस्तु रखे हुए हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण के दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती, क्या नेचर होता है, वो उसको समझते हैं।
तो पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु आपने रखा है तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि दर्पण से, यानी कि आप कह सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। तो पहली विशेषता आप ये समझ गए कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रहती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दूसरी विशेषता क्या होती है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या हुआ कि इसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी तथा सीधा होता है। तो जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपका पैर ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है। आप जैसे खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही आप दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या होती है, जो प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्व उत्क्रमणीयता होता है। पार्श्व उत्क्रमणीयता। पार्श्व उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उसका पार्श्व परावर्तन हो जाता है। यानी कि उस आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट चीजें राइट हो जाती हैं और राइट चीजें लेफ्ट हो जाती है। यानी कि दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, बाकी चीजें बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्व परावर्तन यानी कि पार्श्व उत्क्रमणीयता हो जाता है। पार्श्व उत्क्रमणीयता का मतलब क्या हो जाएगा, दायां बायां बन जाएगा और बायां जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, दायां बन जाता है। तो ये ऐसा प्रतिबिंब आपको बनकर नजर आता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज देखना है तो आपको दर्पण की साइज क्या होनी चाहिए। तो आपको अगर किसी समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज देखना है तो दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम आपकी हाइट की, यानी कि वस्तु की हाइट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 होना चाहिए। हाइट ऑफ प्लेन मिरर, हाइट ऑफ प्लेन मिरर जो होनी चाहिए वो वस्तु ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के ऊंचाई का कम से कम आधा होनी चाहिए। अगर आप मार्केट से एक ऐसा समतल दर्पण खरीद कर लाते हैं जिसकी ऊंचाई आपकी ऊंचाई की कम से कम आधा हो तो आपका दर्पण में पूरा इमेज दिखाई देगा, यानी कि आपका पैर से लेकर सर तक पूरा इमेज दिखाई देगा। आप इसको घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आपके घर पे अगर कोई बड़ा समतल दर्पण लगा हो तो उसके सामने आप खड़े होंगे जिसकी ऊंचाई लगभग आपकी ऊंचाई की आधा होगी तो उसमें आपका पूरा इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपने यहां पर देखा। एक बार फिर से हम इन चीजों को समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल समतल होता है। पहली चीज तो ये हो गई। अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अब उनको हम पढ़े थे तो वो क्या क्या होती है वो समझ लेते हैं। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर सामने खड़ी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमणीयता होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बायां दायां हो जाएगा और दायां क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। समतल दर्पण में अगर आपको अपनी हाइट का पूरा इमेज देखना, पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम आपकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है।
मतलब अनंत होती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन, आवर्धन कितना होता है, तो 1 होता है। आवर्धन का मतलब होता है, आवर्धन एक रेशियो होता है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है, तो इसलिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा के लिए 1 होता है और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा के लिए अनंत होती है। इन बातों को आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है गोलीय दर्पण। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जैसा कि नाम में लिखा हुआ कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब कहीं ना कहीं ये गोला होगा, गोले का भाग होगा। तो गोलीय दर्पण को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर कलई किया गया होता है। और इसकी जो कलई की हुई सतह होती है, कलई आप किस चीज से कर सकते हैं, पारे के ऑक्साइड से कर सकते हैं, पारे की ऑक्साइड अथवा आप लाल ऑक्साइड से इसकी सतह को कलई किया जाता है, लाल ऑक्साइड। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पारे की ऑक्साइड से अथवा लाल ऑक्साइड से कलई किया होता है, पॉलिश किया गया होता है, और दूसरी सतह जो होती है वो परावर्तक सतह होती है। अब गोलीय दर्पण को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दिया जाता है। जिसमें से आपका पहला है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका है उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब हम समझते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, आप हिंदी समझते ही हैं, तो अवतल का मतलब हम अगर समझने की कोशिश करें तो अव का मतलब होता है दबा हुआ, अव का मतलब क्या होगा, दबा हुआ। तल का मतलब सतह हो जाएगा, दबा हुआ सतह। यानी कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ होता है। अंदर की ओर दबा हुआ का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, इधर कलई किया रहेगा और ये क्या है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, यानी अंदर की तरफ मतलब दबा हुआ रहेगा। तो इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बाहर की तरफ आप क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। तो ये जो बाहर वाली सतह है इसे बोलेंगे पॉलिश सतह, इसे क्या बोलेंगे, पॉलिश सतह।
और ये जो अंदर वाली सतह होगी इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और यह परावर्तक सतह कैसी है? अवतल है। कैसी है? अवतल है। अवतल का मतलब क्या? अंदर की ओर दबी हुई सतह है, इसीलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है, एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। अव से आप याद रख सकते हैं, अव का मतलब अंदर की ओर दबा हुआ होता है, और जो बाहरी सतह होता है उस पर पॉलिश किया गया होता है। आई होप अवतल दर्पण आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उत्तल का मतलब होता उभरा हुआ, उभरा हुआ। यानी कि एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो जब इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इसका दबा हुए सतह पर हम क्या किए रहेंगे? कलई किए रहेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कलई वाला भाग है यह अंदर की तरफ दबा हुआ है। पॉलिश सतह क्या है? ये आपका हो गया पॉलिश सतह। और परावर्तक सतह आप यहां पर देख रहे हैं कि उभरा हुआ है, परावर्तक सतह। और यह परावर्तक सतह कैसा है? उत्तल है। उत्तल, उत्तल, उत्तधन तल। उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल। तो एक ऐसा गोली दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। आज के लिए बस इतना ही। हमने जितने टॉपिक आपको बोला था सारे टॉपिक हमने अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। अगर इन टॉपिक से संबंधित आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो टॉपिक आपको बताया गया यह टॉपिक आपके दैनिक जीवन से, सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।